हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले किंगडम मोनेरा के बारे में, जो कि हमारे +1 चैप्टर में फर्स्ट यूनिट के अंडर ही आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स नीट एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर किंगडम मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया का किंगडम माना जाता है एंड इट इज़ द फर्स्ट किंगडम अकॉर्डिंग टू आर्च विटेकर, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, किंगडम मोनेरा में आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ये किंगडम है। तो पहली बात तो ये, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा जिसके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और एक यहाँ भी देख रहे हैं आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेक्ड आई से हम उनको सीन नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक बैक्टीरिया है, जो कि अगर हम एक हैंडफुल सॉइल भी अपने हाथ में ले लें तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथ में आ सकते हैं। तो अगर हम देखें कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो वैसे तो हर जगह ये पाए जाते हैं, पर ये दे आर ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस। यस, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही की है क्योंकि इसके डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, और एक्सट्रीम हैबिटेट्स का मतलब ये होता है जहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा कम पाया जाएगा। यानी कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, स्नोई एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, डीप ओशंस में भी जहां अदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, पर यहां पे ये होगा कि इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स में बैक्टीरिया की वैरायटी भी अलग अलग पाई जाएगी। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो दे आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप मतलब बिल्कुल राउंडेड आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम्स। देयर इज नंबर ऑफ स्फेरिकल शेप्स बैक्टीरिया, जो कि इनकी फॉर्म को हम नाम देते हैं कोकस फॉर्म। दैट इज सिंगुलर इज कोकस एंड प्लूरल इज कोसाई। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे दिख रहा है बैसिलस फॉर्म आपको रोड शेप स्ट्रक्चर्स इस तरह से नजर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे रोड शेप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया। एंड थर्ड वन इज विब्रियम, यानी विब्रियम मतलब कोमा लाइक शेप इनका होगा, जिसको हम कहेंगे विब्रियम। एंड द लास्ट वन इज स्पाइरलम, यानी कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया नोन एज स्पाइरलम। अब बात ये आती है, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं, कोकस शेप बैक्टीरिया है, बैसिलर शेप बैक्टीरिया है, या कोमा शेप, विब्रियम शेप्ड है, स्पाइरल शेप है। इन बैक्टीरिया के अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। कोकस शेप बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। बैसिलर शेप जैसे लैक्टोबैसिलस, आपने सुना होगा कि कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज अ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैसिलस शेप बैक्टीरिया। विब्रियम कोमा शेप बैक्टीरिया, तो यहाँ पे कोमा शेप बैक्टीरिया जो है वो विब्रियो कॉलरे इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, विब्रियो कॉलरे जो कि कोमा शेप होता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप, तो जैसा नाम वैसा ही इनके शेप है। रोडोस्पाइरलम इज अ नेम ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे ये एनसीईआरटी बेस्ड आपको डायग्राम्स और यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी करते हो, लेकिन ये शेप्स का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाया जाता है, तो उसको हम अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है हमें बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सिंपल शेप के होते हैं, कुछ जो हैं कॉम्प्लेक्स शेप के भी होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन शेप एंड स्ट्रक्चर, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यस राइट, कि बिहेवियरली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनका रहने का तरीका हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है, और इनका मेटाबॉलिज्म भी वैसे ही डाइवर्स करता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट।
हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है शेप के अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। हमने जैसे प्लांट्स को सुना है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो वैसे ही बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मीन्स दे सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, राइट। यानी कि जैसे हमने प्लांट के बारे में सुना हुआ है कि प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वैसे सम ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया की बीजीए, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, हम कहते हैं उसको बीजीए, यानी कि हम इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया अपने आप में एक ऑटोट्रॉफ है। ये जो बैक्टीरिया है इसके पास यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकता है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉफ हैं जो कि जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया है वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, इन सब के बारे में बात आगे भी आएगी। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करके अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, उसमें लाइट की जरूरत नहीं हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हिटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया ज्यादातर पैरासिटिक बिहेवियर के भी होंगे, सैप्रोफिटिक बिहेवियर के भी होंगे, या सेप्टोट्रॉफ आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फीड अप कर सकते हैं अपने आप को, राइट। तो यहाँ पे बात आती है इसकी न्यूट्रिशन को लेकर के। अब बात करते हैं बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा है। ये वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, VIMP है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो पहली बात आती है कि एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बैक्टीरियल सेल है हमारे सामने। तो इसमें आपको सबसे बाहर एक कवरिंग सी दिख रही है इस तरह से। ये जो है आपको एक कवरिंग दिख रही है, सॉरी, यहां पे आपको जो है कवरिंग दिख रही है इस तरह से। ये जो कवरिंग आपको आउटमोस्ट पार्ट में ये जो दिख रही है, इस तरह से ये कवरिंग जो दिख रही है ये वाली, तो ये कवरिंग जो है ये एक्चुअली सेल वॉल नहीं है, ये आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस यानी कि एक स्लाइम ही कवरिंग बनी हुई है। ये बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या की गई है, सिक्रीट की गई है। और इस तरह की बाहर जो स्लाइम लेयर है वो बैक्टीरिया बनाते हैं अपने ही प्रोटेक्शन के लिए। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो स्लाइम लेयर से बनी है, ये है ग्लाइकोकैलेक्स। कैलेक्स का मतलब होता है कवरिंग एंड ग्लाइको इज अ पॉलीसेक्राइड। तो मतलब पॉलीसेक्राइड्स की कवरिंग है एक तरह से ये, जो अगर होगी स्लाइम होगी, म्यूसिलेजिनस होगी, तो हम इस समय कहेंगे कि बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर जो बन रखी है स्लाइम लेयर बन रखी है। लेकिन जब बैक्टीरिया को अपने आप को किसी वायरस से प्रोटेक्ट करना है या किसी डेसिकेशन से बचाना है, तो उस समय ये कवरिंग जो है या ये सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होगी और ये इसको बिल्कुल हार्ड बना देगा। तो उस समय ये स्लाइम लेयर यानी कि ग्लाइकोकैलेक्स की ये स्लाइम लेयर ना बोल के हम इसको कहेंगे कैप्सुलेटेड लेयर। तो यस, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो स्लाइम लेयर और कैप्सुलेटेड लेयर करके लिखा जाता है इसको। देयर इज अ स्लाइम या हम इसको कहेंगे क्या, कैप्सुलेटेड लेयर। आई एम ट्राइंग टू राइट हियर, बट अगर आपको यहाँ पे कोई लगता है, गलती लगती है या कुछ लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको मैं वर्बली मैं कह रही हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं, या कुछ भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्लाइम और कैप्सुलेटेड लेयर ग्लाइकोकैलेक्स की।
उसके बाद बात आती है, ये ग्लाइकोकेलेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, कि ये जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग जो कैप्सुलेटेड बन जाती है, ये किस चीज़ से बचाती है एक्चुअली? तो ये वायरस, अगर वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने आता है तो उससे ये बचाता है उसको, या फिर किसी भी डेस्टिकेशन से बचाएगा, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगा, ठीक है, उस समय ये इसकी मदद करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ग्लाइकोकेलेक्स लेयर के नीचे जो आती है वो अब आती है सेल की वॉल, यानी कि बैक्टीरियल सेल की वॉल। तो अगर हम कहें सेल वॉल, तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई। किससे बनी हुई? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन एक्चुअली क्या है? पेप्टाइड इज रिलेटेड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, एमाइनो एसिड्स के जो स्मॉल चेन होती है वो पेप्टाइड्स होती है, एंड ग्लाइकन जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के लिए, यानी कि ये एमाइनो एसिड्स की चेन और पॉलीसेक्राइड की चेन से मिलकर के ये लेयर बनी होती है, सेल वॉल से बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। या तो हम इसको पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया की सेल, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा एक ट्रू बैक्टीरियल सेल, लेकिन अगर हम बात करते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, जो सबसे पहले पाए गए थे एंशिएंट बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को हम जैसे आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब जो होता है, यू नो दैट, आर्की मतलब जो बहुत पुराने बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, तो उन आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं होती, राइट। तो जब वो आएगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगी आर्की बैक्टीरिया के बारे में, पर यहाँ पे हम बात करें एक सिंपल यू बैक्टीरिया के बारे में जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेल वॉल को लेकर, सेल वॉल के बाद अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल वॉल के नीचे ही यहाँ पे जो है वो क्या होगी, सेल वॉल के नीचे ही सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन की जो है वो क्या होगी, लेयर होगी। सेल मेम्ब्रेन जो बनी होगी वो बनी होगी एक्चुअली लिपिड और प्रोटीन लेयर से बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन से बनी होगी। मैं यहाँ पे हाईलाइट अच्छे से इसको कर देती हूँ, कहाँ पे है, देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से ही जो है वो कुछ आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कुछ इनर मोस्ट स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से यहाँ पे तैयार जो हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर हो रहा है तैयार, दैट इज अ मेसोसोम, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और सेल मेम्ब्रेन से ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर पिल्लस, एंड बहुत सारे हो तो हम पिल्लाई कहते हैं। तो पहली बात आती है सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है। तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी है वो एक्चुअली जो बनी है सेल मेम्ब्रेन, ये बनी है लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन से एक आउटर मोस्ट हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं पिल्लाई। पिल्लाई जो है वो सभी बैक्टीरियल सेल में होना जरूरी नहीं है कि पाया जाए, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पिल्लाई जो हैं वो जिन बैक्टीरिया सेल में होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल इस पिल्लाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो पिल्लाई इज हेल्पफुल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। पर जिन बैक्टीरिया सेल के पास पिल्लाई नहीं होता वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब किसी दूसरे के साथ खुद कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप नहीं कर पाते। तो बात ये आती है कि जिनके पास पिल्लाई होगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल इस पिल्लाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होंगे। और इनका जो है बैक्टीरियल सेल में जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं तो वो इनर मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं। ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्लैजिलम, तो सिंगुलर हम इसको कहेंगे फ्लैजिलम, और बहुत सारे अगर फ्लैजिला पाए जाए तो उसको हम कहेंगे फ्लैजिला,
ठीक है, तो सिंगुलर एक सिंगल फ्लैजिलम बना है यहाँ पे, सिंगल मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बना है मेम्ब्रेन से बना है, दैट इज अ फ्लैजिलम। इस फ्लैजिलम के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके बेस पार्ट जो है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा है उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, एंड जो बेसल बॉडी से ऊपर एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि एक स्ट्रक्चर निकल रहा है यहाँ पे, सॉरी जो स्ट्रक्चर निकल रहा है उसको हम कहेंगे हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो हुक लाइक होगा, एंड आगे ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरा कहलाएगा, यानी कि पूरा ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वो होगा फ्लैजिलम, यानी कि शाफ्ट जो होगा वो फ्लैजिलम कहलाएगा। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो बेस इसका बना है बेसल बॉडी से, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये शाफ्ट है इसकी, तो ये पूरा एक फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि मेम्ब्रेन से ही फ्लैजिलम की अगर हम बात की कि फ्लैजिला जिन बैक्टीरिया में होते हैं तो वही मेम्ब्रेन से लगे हुए हैं। पिल्लाई अगर होते हैं तो पिल्लाई भी क्या है, मतलब मेम्ब्रेन से निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर कुछ बैक्टीरिया में मतलब स्मॉल अनदर, यानी कि पिल्लाई थोड़ा थिक हेयर लाइक्स है, स्मॉल थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बट अगर एक और कोई स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल है, थिन है, और यानी कि स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर मेम्ब्रेन से निकले तो उनको हम कहते हैं फिम्ब्रे। तो इनको हम कहेंगे क्या, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे यानी कि दो हैं तो फिम्ब्रे कहेंगे, FIMBRAE, फिम्ब्रे कहेंगे। तो फिम्ब्रे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि पाइल जो पिल्लाई थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पिल्लाई के बारे में, तो पिल्लाई जो थे वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, पर वो क्या है, थोड़े थिक होते हैं, यानी कि थिक होते हैं कंपैरेटिवली फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे जो होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और भी इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, पर अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिल्लाई और फिम्ब्रे का फंक्शन एक्चुअली क्या डिफरेंस करता है। तो फिम्ब्रे का जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली किसी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया किसी सरफेस के ऊपर अटैच होना चाहता है, किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो फिम्ब्रे की मदद से उस पर अटैच होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पिल्लाई का फंक्शन था रिप्रोडक्शन करना, फिम्ब्रे का था अटैचमेंट के लिए। फ्लैजिलम आप जानते हैं ये किसके लिए होता है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल की। जैसे अगर किसी वाटरी हैबिटेट में है तो वहाँ बैक्टीरिया के ये फ्लैजिला ही होते हैं जो इसको क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है उससे बना हुआ ये इनर इन्वेजिनेटिव स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जिसको हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम जो है वो हेल्प करता है जब सेल बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करता है दो हिस्सों में, तो क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। कैसे कि ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ अटैच्ड होता है, और जब डिवीजन का टाइम आता है तो ये जेनेटिक मटेरियल जैसे ही अपने आप को सेपरेट करता है तो साथ में मीजोजोम भी क्या होता है, सेपरेट होता है, यानी कि ये मदद करता है सेल डिवीजन के दौरान। और अगर हम कहें बाइंडरी फ्रीजन जो हम कहते हैं, तो बाइंडरी फ्रीजन के दौरान भी ये क्या करता है, एक मतलब क्लीवेज करता है, और वो मीजोजोम को दो हाफ हिस्सों में बांट के, जेनेटिक मटेरियल को दो हाफ हिस्सों में बांट के जो है दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात ये करते हैं हम, मीजोजोम का अनदर फंक्शन ये है कि यहाँ पे इसके पास जो होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो मीजोजोम का फंक्शन है रिप्रोडक्शन करना, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान भी हेल्प करता है ये। दूसरा ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है मीजोजोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब जो है वो मेम्ब्रेन के बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया में उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से, दैट इज अ न्यूक्लियाइड, यानी कि नेक्ड जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल के पास है। बैक्टीरियल सेल के पास नेक्ड जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगर यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन होती तो हम इसको नेक्ड नहीं बोलते, तो ये न्यूक्लियस होता है इसके सराउंडिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बैक्टीरियल सेल के पास जो है वो क्या, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइट। दैट इज वाई इसका जेनेटिक मटेरियल ओपन है, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड या नेक्ड डीएनए, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल हम इसको कहते हैं, राइट।
तो ये हमें नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, और हम इसको जीनोफोर भी कहते हैं, GENOPHORE, जीनोफोर भी हम इसको कहते हैं। तो ये इसके नाम है नेक्ड डीएनए के। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत ये है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, सर्कुलर। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पहले आ चुका है नीट में, 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगी बाद में, लेकिन पहले हमें जानना है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। सर्कुलर तो हमें दिख रहा है, पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। तो ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम कहें कि बैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियोइड है वो कैसा होता है, तो वो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और एक और बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इस न्यूक्लियोइड के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो है समटाइम्स इस जेनेटिक मटेरियल के साथ या तो अटैच्ड आपको मिलेगा या तो आपको सेपरेट भी मिल जाएगा। पर ये जो प्लाज्मिड है ये इस न्यूक्लियोइड का क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये प्लाज्मिड जो है एज ए वेक्टर भी हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इसके वेक्टर की तरह यूज करते हैं। दूसरी बात इस प्लाज्मिड की खासियत ये है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी भी है और फास्ट रेप्लिकेशन भी कर लेता है। थर्ड चीज कि जैसे न्यूक्लियोइड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, वैसे ही प्लाज्मिड क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। तो पॉइंट ये आता है 2015 में जो एमसीक्यू आया था वो यही था कि प्लाज्मिड के पास जो है वो डीएनए कैसा होता है, तो उसका आंसर था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VIMP है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि साइटोप्लाज्म में और क्या है। साइटोप्लाज्म में अगर आपसे पूछा है बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनेली होती हैं, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया सेल के पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती एक्सेप्ट राइबोसोम्स, यानी कि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, बाकी और कोई ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम्स जो हैं वो इसके पास, यानी कि बैक्टीरिया सेल के पास जो पाए जाएंगे राइबोसोम्स, वो होंगे ओनली 70S टाइप, 70S। आपको पता है, अगर सेल चैप्टर आपने कभी पढ़ा होगा, 8th-9th क्लास में आप पढ़ते हैं सेल चैप्टर, उसके बाद +1 में भी पढ़ते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, तो आप जानते हैं राइबोसोम्स तो ऐसी बॉडी है राइबोसोम्स जो कि दो तरह से पाई जाती है, एक 70S और एक 80S टाइप में। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है वो ओनली 70S टाइप की पाई जाती है। तो राइबोसोम का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन ये है कि जब डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करता है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस तो हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है वो रेप्लिकेशन होता है। पर डीएनए से जब क्या होता है, आरएनए बनता है, वो भी कौन सा, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए जब बनता है तो आरएनए अपना क्या करेगा, यानी कि जो उसने कोड किया डीएनए से उसको लेके जाएगा राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स में उसको क्या करेगा, मतलब राइबोसोम्स में जाके ये ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आरएनए जब राइबोसोम के पास जाता है तो वहां पे जब उसकी चलती है ट्रांसलेशन, तो वो बनाएगा क्या, प्रोटीन्स बनाएगा। और ये प्रोटीन्स बैक्टीरिया के ही डिफरेंट वर्क्स में काम आती हैं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम्स कौन से टाइप के होंगे, 70S टाइप के। डीएनए कौन सा होगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, नेक्ड डीएनए होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये है कि जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो कभी भी आपको सिंगल, जब ट्रांसलेशन करेंगे, मैंने अभी बताया आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है, तो कभी भी अगर ये ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी भी ये जो है वो ट्रांसलेशन केस में एक सिंगल नहीं होंगे, यानी कि 4 से 6 राइबोसोम्स एक इकट्ठे होंगे और उस राइबोसोम्स को हम कहते हैं पोली राइबोसोम्स। पोली मतलब मैनी राइबोसोम्स क्या है, इकट्ठे होकर के ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कुछ ग्लाइकोजन की बॉडीज आपको मिल जाएंगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, ग्लाइकोजन बॉडीज जो बनी होंगी इसके अंदर, कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सारा बैक्टीरियल सेल के बारे में था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल से बाहर एक स्लाइमी शीट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली
जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स जो कि स्लाइम लेयर और कैप्सुलेटेड होता है और ये पॉलीसेक्राइड से बनी हुई फॉर्म होती है। दूसरा मैंने बताया सेल वॉल, तो सेल वॉल बैक्टीरियल सेल का, यूबैक्टीरियल सेल का पेप्टिडोग्लाइकन से बना है एक्सेप्ट आर्के बैक्टीरिया। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट MCQ फॉर यू। नेक्स्ट बात आती है मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्रोटीन से बनी है, जिससे कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, जैसे पिल्लाई बनता है कुछ बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। कईयों में फिम्ब्रे बनते हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और फ्लैजुला होते हैं जो कि मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। मीजोजोम होता है जो कि रिप्रोडक्शन एज वेल एज रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो है वो नेक्ड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होगा, सिंगल क्रोमोसोम भी है ये, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ही ऑर्गेनली है, डेट इज अ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की भी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ध्यान रखें, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है राइबोसोम्स। तो अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। और इसके अलावा इसके पास कुछ और ग्लोब्यूल्स हैं, जैसे लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन है, ये इसकी पाई जाती हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सेल वॉल को लेकर के, मेसोसोम को लेकर के, DNA के बारे में लेकर, राइबोसोम्स के बारे में लेके, एंड प्लाज्मिड के बारे में लेके। तो इस सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। Thank you very much.